जय गुरु जी। सबको मैं दिखाई सुनाई दे रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी थोड़ी देर वेट कर लेते ताकि थोड़े लोग कलेक्ट हो जाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी सबको। जय गुरु जी। थोड़े लोग कलेक्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इकट्ठा ही स्टार्ट करूंगी। आई थिंक हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। जय गुरु जी। जो लोग जुड़ रहे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी सबको। जय गुरु जी। जय गुरु जी। काफी लोग आई थिंक जुड़ गए हैं तो मुझे स्टार्ट करना चाहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 6:10 हो गए हैं। ठीक है। तो मेरा नाम है डॉक्टर अवनिका कपूर धवन। मैं नीलम कपूर आंटी की बेटी हूँ। मैं गुरुजी को तो मानती हूँ जैसे बाकी सब भगवानों को मानती हूँ, पर जितना मेरी मम्मी मानती हैं उस तरीके से नहीं। पर हाँ, जैसे सारे भगवान हैं मेरे लिए वैसे ही गुरुजी की आस्था है मेरे लिए। तो मेरी मम्मी ने सुबह सुबह ही मुझे फ़ोन किया। वैसे मैंने कभी आज तक फेसबुक पे सत्संग वगैरह नहीं किया है। तो मेरी मम्मी ने मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया कि बेटा आज मुझे थोड़ा सा गुरुजी का ड्रीम आया है कि क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो और कोविड इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो तुम क्यों ना आज एक सत्संग करो जो कि एक इन्फॉर्मेटिव सत्संग हो, कि कोविड के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दो सबको, क्योंकि सब लोग इतना परेशान हैं कि कोविड इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। हर घर में कोविड के पेशेंट्स हैं। हमें मतलब हर दूसरे जने से यही सुनने को मिल रहा है अभी कि इसको कोविड हो गया है, उसको कोविड हो गया है। रोज़ मुझे 15 से 20 कॉल्स आती हैं। कभी किसी का रिलेटिव मुझे कॉल करता है, कभी कोई मेरे फ्रेंड का फादर, कोई मदर, कभी कोई फ्रेंड सर्कल में मुझे कॉल करता है कि कहीं बेड दिला दो, कहीं आप मेरे लिए ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दिलवा दो, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा दो। इतना हेल्पलेस कभी कभी लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, उनको फ़ोन पे एक ट्रीटमेंट दे सकते हो, उनकी थोड़ी सी मदद कर सकते हो ताकि वो पैनिक ना हो। तो बस इतना ही मदद कर सकते हो और बाकी आप कुछ कर नहीं सकते। तो मेरी मम्मी ने बोला क्यों ना आज तुम सत्संग करो और ये बताओ कि कैसे कोविड से आप, क्योंकि हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल लीस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो क्या ऐसा करा जाए, क्या घर बैठे करा जाए कि हम लोग कोविड से प्रिकॉशंस ले सके। तो अब हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हम पैनिक हो रहे हैं, हमारे हर घर में किसी न किसी को पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ऐसा हम क्या करें। तो इस रिगार्डिंग मैंने आज आप सबको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं जेपी हॉस्पिटल नोएडा में काम करती हूँ।
तो नीलम कपूर आंटी की बेटी हूँ, तो आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि आपको सबको पता है कि इंडिया अभी बहुत बुरे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, कोविड की सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और ऑलमोस्ट हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। लाखों केसेस रोजाना आ रहे हैं, केसेस सिर्फ बढ़ ही रहे हैं। पिछले साल से बहुत बुरी कंडीशन है, केसेस सिर्फ बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। हर रोज हमें एक होप, डॉक्टर्स को एक होप लगती है कि आज हमें थोड़ी गुड न्यूज सुनने को मिलेगी, आज लगेगा कि पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, पर वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। मैं रोज हॉस्पिटल जाती हूँ, रोज ये मैं देखती हूँ कि एम्बुलेंसेज में पेशेंट लेटे हुए हैं। यंग पेशेंट्स, खासकर इस टाइम यंग लोगों को ज्यादा हो रहा है। यंग लोग खासकर एम्बुलेंसेज में रोड्स पे लेटे हुए हैं ऑक्सीजन के साथ। डॉक्टर्स एम्बुलेंस में ही ट्रीट कर रहे हैं उनको। आईसीयू नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मतलब हेल्पलेस सिचुएशन है। डॉक्टर्स की भी आउट ऑफ कंट्रोल है, वो क्या करें जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा, तो वो क्या कर सकते हैं। तो हम लोग मतलब रोज देखते ही रहते हैं कि एम्बुलेंसेज में बाहर जाओ, हॉस्पिटल से निकलो, अंदर घुसो, सो पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स बाहर रोड पे लेटे हुए हैं और उनको ऑक्सीजन चल रहा है। कुछ यंग हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ एजेड हैं। हम क्या कर सकते हैं उनको, जैसे हमारे पास बेड खाली हुआ या ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हुआ तो हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। पर वो खाली तब होगा ना जब पहला पेशेंट कंडीशन उसकी बेटर होगी तो दूसरे पेशेंट को मिलेगा। तो ऐसे ही बाहर लाइन से हम लोग लोगों को देखते हैं। तो अब मेरे को आपको ये बताना है कि इतनी सारी वीडियोस चल रही हैं, इतना सारा न्यूज में आ रहा है, क्या हम लोग सिर्फ अभी इतने बुरे सिचुएशन में हमें फोकस करना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि इसकी गलती है, प्राइम मिनिस्टर की गलती है, चीफ मिनिस्टर की गलती है, इस पॉलिटिशियन की गलती है, डॉक्टर की गलती है, हॉस्पिटल की गलती है, किसकी गलती है, ये नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि अभी हमारा फोकस क्या है, अभी हमें अपनी हेल्थ कंडीशन कैसे बेटर करनी है, अभी हमारे जो भी नोन है, रिलेटिव हैं, उनको कैसे हेल्दी करना है, उनको कैसे ठीक करना है, उनको कैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। लड़ने से, पैनिक क्रिएट करने से, ये देखने से कि किस पॉलिटिशियन की किसकी क्या गलती है, वो वोट में बिजी है, ये उसमें बिजी है, या उसमें बिजी है, या किसकी गलतियां हैं, ये करने से सिर्फ टाइम और वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, और पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी जिससे कंडीशंस और बुरी ही होती जाएंगी, बेटर तो नहीं होगी। तो अभी जो वर्स्ट कंडीशन चल रही है उसमें हमारा मेन मोटिव है फोकस रहना। तो हमें किन चीजों पे फोकस रहना है, तो सबसे पहली बात है कि हमें प्रिकॉशंस लेने हैं फैमिली में। कैसे करेंगे हम लोग प्रिकॉशंस, जैसे कि मान लीजिए आजकल सब न्यूक्लियर फैमिलीज में है या जॉइंट फैमिलीज में है। तो अगर आप एक फैमिली में रहते हैं तो कोशिश करिए, कमरा है या हॉल है, 2 से 3 लोगों से ज्यादा उस कमरे या हॉल में ना बैठा जाए। अगर आप बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ 15-20 मेंबर्स रहते हैं या 10 मेंबर्स रहते हैं, या न्यूक्लियर फैमिलीज है जिसमें 4 या 5 मेंबर रहते हैं, कोशिश करिए कि एक कमरे में, एक रूम में 2 से 3 लोग बैठे, इससे ज्यादा आप लोग ग्रुप में ना बैठा जाए। जैसे कि मैंने सुना है कि कई लोग बर्थडे पार्टीज कर रहे हैं या कई लोग शादियां कर रहे हैं। तो ये बात ठीक है कि हम लोग शादियों में एक बड़े ग्राउंड में है, बड़े हॉल में, हम एक दूसरे से दूर हैं, पर हमारा उस हॉल में, उस ग्राउंड में हम पास पास तो खड़े हैं, हमारे पास डिस्टेंसिंग तो नहीं है। तो इसीलिए तो ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है। अगर ये बेसिक चीजों का अगर हम ख्याल रखें तो हमें इन्फेक्शन होगा ही नहीं, अगर होगा तो छोटा माइल्ड होगा और ये होके निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि अगर हम घर में बैठते हैं तो एक कमरे में, एक हॉल में हम पास पास ना बैठे। एक हॉल में या एक कमरे में 2 मैक्सिमम 3 लोग बैठे, और कितनी डिस्टेंस पे बैठे, हम इतनी डिस्टेंस पे बैठे कि 6 फीट का डिस्टेंस हो हमारे और दूसरे पर्सन के बीच में। मान लीजिए एक इंसान 6 फीट लंबा है, तो अगर वो लेटेगा तो 6 फीट की उसकी लेंथ हो जाएगी, है ना। तो उस 6 फीट जितनी डिस्टेंस 2 पर्सन के बीच में होनी चाहिए। इतनी डिस्टेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन अभी एयरबॉर्न हो चुका है। पहले हम सुनते थे कि ये इन्फेक्शन छूने से फैल रहा है। अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट ने ये हैंडल छू लिया, ये बाथरूम का दरवाजा छू लिया, या ये रूम का दरवाजा छू लिया, या हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, ये बटन छू लिया, तो उसको अगर हमने वापस टच कर लिया तो वो हमें ट्रांसमिट कर देगा, अगर वो हाथ हम अपने मुंह या नाक के पास लेके जाएंगे। पर साइंटिस्ट एंड जो रिसर्चर्स हैं हमारे इंडिया के या वर्ल्ड के, अब उनका कहना है कि ये इन्फेक्शन ड्रॉपलेट, मतलब
हम अगर छींक रहे हैं, खांस रहे हैं और ये हवा में ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, वो पिछले साल का था। इस साल ये निर्णय लिया गया है कि ये इन्फेक्शन अब एयरबॉर्न हो चुका है। एयरबॉर्न का मतलब ये हवा में है, तो इसका ये गलत मतलब ना निकाला जाए कि अब तो मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये हवा में है तो ये मुझे हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये हवा में कैसे है, अगर मैं एक जगह बैठी हूँ जहाँ हमने सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रखी है, पर वहां पे एक आदमी पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव है, उसको पता है या नहीं पता है पता नहीं, अगर उसको कोई सिम्टम्स हैं कोविड के, तो वहां उस हवा में अगर वो सांस लेता है या वो वहां पे बैठा है जहां पे हम बैठे हैं, उस एयर में वो कोविड पॉजिटिव की वजह से वो एयर में इन्फेक्शन आ जाएगा, वो एयरबॉर्न हमें इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये पाया गया है कि ये इन्फेक्शन अब ड्रॉपलेट्स तक का नहीं रह गया है, ये इन्फेक्शन अब एयरबॉर्न हो चुका है। तो इसीलिए हमें इस टाइम जो ये कोविड-2 है, इसमें हमें थोड़ी खास तौर पे इसमें हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न होना डेंजरस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब एयरबॉर्न है, हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं, तो इट्स इन द एयर। तो एयरबॉर्न डिजीज में हमें थोड़ा खास तौर पे ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक रूम में बैठे हैं तो आपको एक सोशल डिस्टेंसिंग में, मतलब 6 फीट तक की दूरी में बैठना चाहिए, चाहे आप एक फैमिली में रहते हैं, चाहे आप रिलेटिव्स के पास है। ये आपको कोई नहीं कहता कि आप अपनी चीजें सेलिब्रेट मत करिए, आप करिए सेलिब्रेट, बट आपकी एक डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ मेंबर्स थोड़े कम होने चाहिए और दूर दूर बैठिए। तो अभी इस टाइप में ये जो सेकंड फेज चल रहा है, जो दोबारा हम कोविड सिचुएशन से हम लोग फिर से गुजर रहे हैं इस मुश्किल दौर से, तो इसमें हमें सेफ कैसे रहना है। तो इसमें 3 बातें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी है। पहली बात क्या है, हमें एक मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इन्फेक्शन अभी एयरबॉर्न हो चुका है, क्योंकि साइंटिस्ट और ये जो हमारे मेजर हेल्थ के लोग हैं उन्होंने कहा है कि एयरबॉर्न हो चुका है। तो इसमें हमें खास तौर पे मास्क की बहुत जरूरत है। पहले हम सोचते थे कि हम मास्क पहनना बीच में छोड़ दें या घर पे ना पहने, या अभी तो हम दूर खड़े हैं तो हम मास्क ना पहने, पर क्योंकि ये एयरबॉर्न है तो हमें मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अब हमें किस टाइप का मास्क पहनना है इस कोविड में, क्या पहले भी हम लोग ये प्रिकॉशंस लेते थे, बट अभी हमें सतर्क कैसे रहना है। हमें मास्क पहनना है जैसे कि N95, इस मास्क को कहते हैं हम N95, ये N95 मास्क है। तो N95 मास्क को अपने आपको ऐसे पहनना है और इसको टाइट रखना है, और ये जो है आपका ये पार्ट, इस पार्ट को आपको नाक से आपका चिपका होना चाहिए, ये पार्ट आपका नाक से चिपका होना चाहिए, और ऐसे आपका ये मास्क टाइट होना चाहिए, इधर से खुला हुआ, ऐसे लटका हुआ, इसकी थ्रेड ढीली ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये मास्क आपका पूरा ऐसे टाइट होना चाहिए नाक वाले एरिया से, तो ही ये इन्फेक्शन आपको अवॉइड करेगा। दूसरा, अगर आप एक N95 मास्क यूज करते हैं तो आप ट्राई करिए कि N95 मास्क के ऊपर एक कपड़े का मास्क और पहनाइए। तो ये N95 प्लस एक कपड़े का मास्क अगर हो जाएगा तो आपको डबल प्रोटेक्शन मिलेगी। ये डबल प्रोटेक्शन खासकर इस टाइम इसलिए बोला गया क्योंकि ये एयरबॉर्न चल रहा है, इसके लिए हमने बोला है कि ये डबल प्रोटेक्शन का काम करेगा। N95 आप मास्क 2 से 3 बार हफ्ते में आपको ये चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन बाहर के रास्ते में चिपक जाते हैं। अगर आपको नहीं ये बार बार चेंज करना है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपने ये मास्क पहना तो इसके ऊपर एक कपड़े का मास्क लगाइए, वो कपड़े का मास्क आप रोज वॉश करिए। सिर्फ और सिर्फ कपड़े का मास्क या सिर्फ एक कोई पतला मास्क, कोई पुअर क्वालिटी का मास्क आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। खासकर कपड़े के मास्क में ये पाया गया है कि कपड़े का मास्क, अगर आप सिर्फ कपड़े का मास्क अगर आप लगाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन चिपका रहता है। वो प्लेन वॉश करने से, डेटॉल से धोने से वो इन्फेक्शन कभी कभी नहीं भी जाता है। तो आप डबल प्रोटेक्शन मतलब N95 लगाइए। N95 बेस्ट वे है प्रोटेक्शन का, हम डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल में यही लगाते हैं। तो आप भी कोशिश करिए ये मास्क लगाइए। ये आजकल, पहले थोड़ा महंगा मिल रहा था 100 रुपीज के आसपास, आजकल ये 40-50 रुपीज में इन अ गुड क्वांटिटी आपको मिल सकता है। तो इसके ऊपर आप एक कपड़े का मास्क, कोई भी जो भी आप लोग बनवाते हैं या आप खरीदते हैं जो 20-30 रुपीज के, वो आप इसके ऊपर लगा के उसको वॉश कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बोला ध्यान रखिएगा, मेंटेन अ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको कैसे मेंटेन करनी है? डिस्टेंस आपको ऐसे मेंटेन करनी है कि अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी के साथ बैठे हैं, किसी बर्थडे में बैठे हैं, घर में कोई गेट टुगेदर है, तो आपको 6 फीट की डिस्टेंस रखनी चाहिए।
इस टाइम आप अभी ये जो सिचुएशन है इसमें आप ट्राई करिए कि आप बिल्कुल बाहर जाना बंद कर दे अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी हो। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप शादी में जा रहे हैं, आपको घूमने का मन कर रहा है या आपको कहीं बाहर एंटरटेनमेंट के लिए जाना है, वो उसका मतलब इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी का मतलब है आपकी फैमिली में कोई बीमार है, किसी से मिलने जाना है जो बहुत बुरी कंडीशन में है, तो आप एक जना जाइए और ट्राई टू अवॉइड कि आप लोग सब मत जाएं और एक जना जाए और ज्यादा किसी से मेल मिलाप ना करें। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं आपको कह सकती हूँ कि आजकल हम लोग रोज कोविड पेशेंट्स को देख रहे हैं। मैं रोज 4 से 5 कोविड पेशेंट्स के कांटेक्ट में आती हूँ। रोज सोचती हूँ कि आज ये मेरा कहीं लास्ट डे तो नहीं है। आज मैं 4 पेशेंट्स को देख के आई, उनके कोविड पॉजिटिव थे। आज मैंने 4 की डिलीवरी करी, वो कोविड पॉजिटिव आए। तो इसका मेरी लाइफ पे भी बहुत रिस्क है, पर क्योंकि मैंने ये प्रोफेशन लिया तो ये रिस्क हमें लेना ही पड़ेगा। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप घर पे रह सकते हैं, घर से काम कर सकते हैं, घर पे आप विदाउट एनी इमरजेंसी आप घर पे बैठ सकते हो। तो आपके पास ये ऑप्शन है, जिस ऑप्शन का आपको यूज उठाना चाहिए। हमारे पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप बाहर जाएंगे, बाहर की कंडीशन इज वेरी वर्स, इस बात में कोई झूठलाई नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, आईसीयू नहीं है, रूम्स अवेलेबिलिटी नहीं है। डॉक्टर्स तक उस सिचुएशन में अपने हॉस्पिटल्स में उनका रोना निकलता है कि हम इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वीडियोस देखने से, पैनिक क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रिकॉशंस लेने हैं, घर पे रहना है और अवॉइड करना है। तीसरी चीज है कि आपको अपने हाथ कंटिन्यूसली धोने हैं। कैसे धोएंगे? आप अगर घर से आते हैं, घर से आते ही अपने हाथ धोइए। खाना खाने से पहले अपने हाथ धोइए। कभी भी आप कोई भी चीज टच करते हैं, फ्रिक्वेंटली एवरी हाफ एन आवर 1 आवर बाद अपने आप हाथ डेटॉल या कोई भी आपका एंटीसेप्टिक सोप हो उससे आप अपने हाथ धोइए। हाथ धोने का मतलब ये नहीं है कि पानी खोला हाथ धो लिए तो खत्म, ऐसा नहीं है। 20 सेकेंड्स तक एटलीस्ट आपको अपने हाथ धोने हैं, तभी इस चीज का फायदा आपको मिलेगा। और मैं आपको बता रही हूँ ये 3 इज द बेस्ट चीज जिससे आप इस वायरस से लड़ सकते हैं। मास्क, डिस्टेंसिंग और तीसरा है ये हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके हाथ में ये वायरस रहेगा ही नहीं, आपके नाक और मुंह टच ही नहीं होंगे इस हाथों से, जब भी आप हाथ टच करेंगे वो वायरस फ्री होंगे। क्योंकि ये नाक और मुंह, ये ही 2 जगह है जिससे वायरस का सबसे ज्यादा ससेप्टेबिलिटी है। तो ये हाथ और आपका मुंह से हाथ का कॉन्टैक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको मैंने मास्क बता दिया, सोशल डिस्टेंसिंग बता दिया और हैंड वॉशिंग का बता दिया। आपको मैंने ये भी बताया है कि मास्क कौन सा यूज किया जाए, N95, क्योंकि आजकल मैं रोज देख रही हूँ कि लोग मास्क बड़े फैशनेबल ग्लिटर वाले कुछ भी यूज करते हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। आपने वो पहना और ना पहना वो बराबर है। आपको 3 to 5 लेयर्स वाले जो मास्क है वो पहनने हैं और डबल मास्क पहने। N95 पहने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। घर पे रह रहे हैं तो क्लॉथ मास्क, सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं, बट अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो N95 मास्क आप पहनिए। दूसरी बात है कि अगर आप किसी की प्रॉक्सिमिटी में आते हैं तो ट्राई करिए कि आपका 6 फीट का डिस्टेंस हो। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं। अब आप पूछेंगे कि हैंड वॉशिंग किससे करा जाए घर पे। हैंड वॉशिंग आप किसी भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, स्क्रब या किसी भी डेटॉल से कर सकते हैं। हम लोग हॉस्पिटल में स्क्रब यूज करते हैं क्योंकि हम कोविड पेशेंट्स के कांटेक्ट में हैं, पर आप लोग सोप, डेटॉल या कोई भी एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं। दूसरा बात है वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी सबके लिए। मैंने देखा है वैक्सीन की बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास। सच में रुक गया था। सबसे पहली बात कि वैक्सीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वैक्सीन लेना आपके लिए क्योर नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन ले ली, 2 शॉट्स इंजेक्शन के ले लिए तो आपको कोविड नहीं होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। वैक्सीन का मतलब ये है कि अगर आपने वैक्सीन ले ली तो जो कोविड के कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे निमोनिया या बॉडी में फैल रहा है या लंग्स में फैल रहा है, वो कॉम्प्लिकेशंस ऐसा पाया गया है कि वैक्सीन लेने से वो कॉम्प्लिकेशंस कम हो रहे हैं। तो वैक्सीन का ये फायदा है। वैक्सीन का आप अगर सोचे कि वैक्सीन ले ली, अब मैं टेंशन फ्री हूँ, अब मैं बाहर घूमूं, अंदर घूमूं, मास्क पहनूं ना पहनूं, मुझे तो
प्रोटेक्शन मिल गई, ऐसा नहीं है। वैक्सीन का मतलब ये है कि आपको कोविड के कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम होंगे, सिम्टम्स आपको हो सकते हैं पर कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। 90% लोगों को इसके कॉम्प्लिकेशंस कम, ओनली 10% या आप मान लीजिए 2% लोग हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, जिनको वैक्सीन के बाद भी कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, बट 90% लोग जो हैं वो वैक्सीन से प्रोटेक्टेड है। दूसरी बात है कौन सी कंपनी का ले, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों कंपनीज जो भी आई हैं वो सेफ हैं कंपनीज। और तीसरा है कि वैक्सीनेशन के बाद अगर हमें सिम्टम्स हो तो हम क्या करें। अगर आपके पास वैक्सीनेशन के बाद सिम्टम्स हो, आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप पैनिक क्रिएट मत करिए कि हाय इसको कोविड हो गया, उसको कोविड हो गया, हम क्या करें, कोविड हो गया, कोविड हो गया, ऐसा नहीं है। आप अगर आपको फीवर आ रहा है, आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, आप स्टीम ले सकते हैं, गार्गल्स ले सकते हैं, पर आप पैनिक मत क्रिएट करिए। आपने वैक्सीन ली है, फेथ करिए कि आपने वैक्सीन लिया, आपको इसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं होंगे। और अपने फीवर को नापिए, थर्मामीटर रखिए घर में, फीवर को नापते रहिए। ये पल्स ऑक्सीमीटर, आई होप आपको अब तक तो पता होगा, ये पल्स ऑक्सीमीटर इसको कहते हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर लगा के आप हर एवरी 2 आवर्स 3 आवर्स बाद चेक करिए कि आपका ऑक्सीजन कितना है। अब कई लोग मुझसे फोन करके पूछते हैं कि मैडम ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, हमारा ऑक्सीजन इतना है उतना है, तो ऑक्सीजन कैसे पता चलेगा। 94, 95 मतलब 90 की रेंज में अगर आपका ऑक्सीजन है, 95 के ऊपर है आपका, तो आप बिल्कुल परफेक्ट है। 95 से अगर नीचे है, मतलब अगर आप कोविड पॉजिटिव आए हैं और 91 से लेकर 95 के बीच में आपका इसमें पल्स ऑक्सीमीटर में आपका ऑक्सीजन रह रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है आप पैनिक क्रिएट करें, आप हॉस्पिटल की जरूरत है, अरे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें वेंटिलेटर की जरूरत है, ऐसा नहीं है। अगर 91 to 95 की जरूरत है, बीच में आपका ऑक्सीजन है, आप वेट करिए, थोड़ा सा 6 मिनट वॉक करिए। अगर आपको लगता है मेरी ऑक्सीजन डाउन जा रही है, 6 मिनट तक टहलिए। 6 मिनट टहलने के बाद वापस से ऑक्सीजन फिंगर पे लगाइए, ये पल्स ऑक्सीमीटर लगाइए और देखिए आपका ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन अप हो जाएगा। ये सब सिचुएशंस, ऑक्सीजन डाउन होना कभी कभार पैनिक क्रिएट करने से भी होती है, कभी कभी इस पे पल्स ऑक्सीमीटर पे ही कभी कभी वेरिएबल होता है ऑक्सीजन, कभी 91 आता है, कभी 94 आता है। तो इसको ऐसे खड़ा रख के इसको थोड़ा स्टिल रखिए। आप ऐसे ऐसे इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ये सब करेंगे तो ये नहीं। दूसरी बात, अगर आपने नेल पॉलिश लगाई होगी फिंगर्स में, तो ये ऑक्सीमीटर आपको रॉन्ग बताएगा। अगर आपने अपने नेल्स में, स्पेशली जो फीमेल्स ही लगाती हैं नेल पॉलिश, तो अगर आपने नेल पॉलिश लगाई होगी तो ये ऑक्सीमीटर आपको करेक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। इसके कुछ मेडिकल रीजंस एंड कुछ टेक्निकल रीजंस होते हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना जरूरी है कि आपको अपने फिंगर्स पे नेल पेंट्स, नेल पॉलिश या कोई भी नेल आर्ट, इसको लगाने से आपका ये ऑक्सीजन आपको गलत बताएगा ऑक्सीजन। दूसरी बात, अगर आपका, मैं आपको कंटिन्यू करूं कि अगर आपका 95 से ऊपर है तो ठीक है, 91 to 95 के रेंज में है तो आपको 6 मिनट्स वॉक करना है। नहीं तो सेकंड आप क्या कर सकते हैं, अपने पेट के बल पे लेट सकते हैं। पेट के बल पे लेटने से ऑक्सीजन पाया गया है कि बढ़ती है, तो ये बढ़ेगी और आपका ठीक हो जाएगा। लंबी लंबी सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। आजकल लोग मॉर्निंग में योगा करते हैं, वो करिए, आपका ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। पर अगर आप कोविड पॉजिटिव है, आपको सतर्क रहना है। आपकी ऑक्सीजन कितनी आ रही है आपको 2-2, 3-3 घंटे में नापना है। 91, 96 में रह रही है तो कोई बात नहीं, पर अगर आपकी ऑक्सीजन 90 के नीचे आ रही है, 85 के नीचे आ रही है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन हम तो घर पे रख के भी कर सकते हैं, हम तो घर पे भी ये कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं। हॉस्पिटल में आपकी ऑक्सीजन कम होगी तो हम ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं सिलेंडर के थ्रू। हम आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट कराएंगे, अंदर जो इन्फेक्शन होगा उसको ट्रीटमेंट के लिए आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट कराएंगे। आपको तरह तरह की जो भी मेडिसिन हैं वो सब जो भी है वो हम आपको स्टार्ट कराएंगे और आप डॉक्टर्स के निगरानी में रहोगे तो ऑक्सीजन के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट देखा जाएगा, आपको मॉनिटर किया जाएगा, आपका सीटी स्कैन किया जाएगा कि आपके लंग्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं हो गया। तो यही मेन है कि लेस देन 95, 90 के नीचे अगर हो तो आपको वरी करने की जरूरत
है, पर इतना नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना जरूरी है कि आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और फिर वो डिसाइड करेंगे आपको ऑक्सीजन की जरूरत है या किस चीज की आपको मॉनिटर करने की जरूरत है। वेंटिलेटर का जो वर्ड आजकल लगा निकला हुआ है कि वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, ये नहीं। वेंटिलेटर उन लोगों को जरूरत है जिनको ऑक्सीजन देने के बाद भी ऑक्सीजन ठीक नहीं रह रही है। मतलब मेरा अगर ऑक्सीजन 80-85 है, मुझे थोड़ा 2 लीटर्स पे 3 लीटर्स पे ऑक्सीजन लगाया और फिर भी ठीक नहीं हो रही, और या मेरा ऑक्सीजन 65, 50, 40 ऐसे ड्रॉप हो रहा है ड्रास्टिकली, तो मुझे वेंटिलेटर की ज़रूरत है। जो कि हमारे ये भी वेंटिलेटर की जो फैसिलिटी है वो भी अभी बहुत मुश्किल चल रही है। पेशेंट्स ज़्यादा सीरियस हैं कहीं, तो वेंटिलेटर बहुत मुश्किल से मिल रहा है। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो किया है। गुरुजी ने शायद मेरी मम्मी के थ्रू ही ये कहलवाया है कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी चाहिए। वैसे तो आप लोग सब इन्फॉर्मेशन देखते रहते होगे, पर हो सकता है मेरी कुछ एडिटिव इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करे। दूसरी बात है कि मैंने ये देखा है कि लोगों में बहुत सारे भ्रम चल रहे हैं कि मेडिसिन के बारे में। लोग क्या कर रहे हैं, घर पे कलेक्ट कर करके रख रहे हैं। पैरासीटामोल के 10 पत्ते रख लिए, इसके 50 चीज़ें रख ली, सिलेंडर घर पे मंगवा के रख लिया, ऑक्सीजन घर पे रखवा लिया, कोई एंटीबायोटिक्स घर पे रखवा। इससे आप गलत सिचुएशन क्रिएट करें। क्यों? आप अपनी तो सेफ्टी ले रहे हैं, पर वो मेडिसिन जो कि सीरियस लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, वो और फैलाएगा। 2 से 4 लोगों को होगा, 4 से 8 लोगों को होगा, उन 8 में कभी ना कभी आप भी आ जाओगे। तो प्लीज ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इंजेक्शंस, कॉस्टली इंजेक्शंस भी कई लोग अफोर्ड कर सकते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो घर पे स्टॉक कर करके कॉस्टली इंजेक्शंस रख रहे हैं, क्योंकि उनको पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी सबको अपनी जान का लग रहा है। पर आप ये सोचिएगा, अगर आपने स्टॉक कर करके मेडिसिन या इंजेक्शंस रख लिए, तो कल को दूसरे इंसान को अगर मेडिसिन नहीं मिली, हॉस्पिटल में सीरियस पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जाएगी और कभी ना कभी आपकी फैमिली भी उसमें घेरे में आ जाएगी। तो दूसरा है कि आपको घर में क्या क्या मेडिसिन रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि घर पे आपको सिर्फ बेसिक मेडिसिन की जरूरत है। जैसे पैरासीटामोल, हर घर में पैरासीटामोल होता है। पैरासीटामोल आप क्रोसिन के फॉर्म में रख सकते हैं, आप डोलो के फॉर्म में रख सकते हैं, TCM 500 ब्रांड नेम से भी मिलता है। तो पैरासीटामोल कोई भी कंपनी का हो, आप अपने घर में बेसिक मेडिसिन है। हम लोग कोविड से पहले भी फीवर के लिए घर पे रखते ही है, पेन के लिए, फीवर के लिए पैरासीटामोल। कॉम्बीफ्लैम में पैरासीटामोल कम होता है, कई लोग पैरासीटामोल कॉम्बीफ्लैम में कंफ्यूजन करते हैं, तो प्लेन पैरासीटामोल आप घर में रख सकते हैं। दूसरा, आप घर में क्या रख सकते हैं, घर में सबसे ज्यादा जरूरी है रखने के लिए थर्मामीटर। हर मेंबर के लिए थर्मामीटर अलग होना चाहिए, क्योंकि थर्मामीटर से आप माउथ टू माउथ कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो कांटेक्ट बढ़ता है। किसी को कोविड है घर में, किसी को नहीं है, तो एक ही थर्मामीटर ये नहीं यूज करना। अगर आप घर में हैं तो आप सबके लिए अलग थर्मामीटर यूज करें। थर्मामीटर होना बहुत जरूरी है घर में। तीसरा, आप घर में मल्टीविटामिन्स खाइए। कोई भी कंपनी की, ये जो ब्रांड्स चल रहे हैं कि हम इसकी खाएं, लिम्सी खाएं, ये खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मल्टीविटामिन्स आप खा सकते हो। मल्टीविटामिन्स आपको कोविड से सिर्फ बचा सकती है, कोविड प्रिवेंट नहीं करती। क्यों? क्योंकि आप मल्टीविटामिन्स अगर आप लोगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली आपको इन्फेक्शंस कैच कम करेंगे। तो आप घर में मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, जिसमें कई मल्टीविटामिन्स में विटामिन सी अंदर ही होता है, तो मल्टीविटामिन्स ले लीजिए। विटामिन सी की गोलियां खा सकते हैं आप लोग रोज, लिम्सी या बिकासोल या कोई भी मल्टीविटामिन्स। तो बस यही जरूरतमंदी वाली चीजें हैं रखने के लिए। और पैरासीटामोल, आप एंटीबायोटिक्स का स्टॉक और ये सब रखने से आपको कोई फायदा नहीं होला। थर्ड है कि लोगों को रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि ये इंजेक्शन नहीं मिलेगा, हमें हो गया तो ये कैसे होगा, इंजेक्शन नहीं मिलेगा, हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी घर में, हम तो पहले से स्टॉक करके रख लेते हैं। तो ये रेमडेसिविर पाया गया है, जो टॉप मेडिकल फेटर्निटीज हैं या साइंटिस्ट हैं या जितने भी लोग हैं, उनका कहना है कि ये इंजेक्शन आपका ऑक्सीजन सही नहीं करता। अगर आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है, आप कोविड कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं, ये आपका ऑक्सीजन ठीक नहीं करता है या आपको ये कोविड प्रिवेंट नहीं करता है। ये सिर्फ आपकी रिकवरी में हेल्प करता है, जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी में हेल्प करता है। तो अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि मैं अपने घर पे स्टॉक इकट्ठा कर लूं या रेमडेसिविर नहीं है तो हमारा क्या होगा, तो ये बहुत गलत वहम है।
तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप कितनी भी मेडिसिन ले लीजिए, पर अगर आपकी डाइट ठीक रहेगी तो मेडिसिन को भी आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। डाइट में आप क्या क्या ले सकते हैं? डाइट में आपको पूरे दिन में पानी बहुत पीना है। पानी आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, पानी आप गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। दूसरा, फ्लूइड इंटेक, किसी भी फॉर्म में फ्लूइड आप ले सकते हैं, जूस ले लीजिए या कोई भी फ्लूइड इंटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए। सुबह उठ के आपको बादाम, अखरोट, ये सब चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, इसकी इंटेक बढ़ानी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल, जो हरी सब्जियां हैं, वो खाने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई तो आपको कोविड इन्फेक्शन जल्दी जल्दी कैच नहीं करेगा। तो आपको ये ग्रीन वेजिटेबल्स या ये मेडिसिन्स का इतना कोई रोल नहीं है। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आप ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। फिर आपको स्टीम, दिन में 2 से 3 बार स्टीम लेनी चाहिए। तो स्टीम लेने से क्या होगा कि स्टीम लेने से आपकी अंदर से अंदर भाप जाएगी और उससे इन्फेक्शन ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा। गागल्स ले सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके गले में खराश है तो आप गागल्स ले सकते हैं। मैंने ये देखा है कि बहुत लोगों को सुन सुन के, वीडियो देख देख के, टीवी देख देख के सिम्टम्स क्रिएट होने लगते हैं टेंशन से। तो ये सिम्टम्स पैनिक क्रिएट करने से कोई फायदा होने नहीं वाला है। आपको लगता है आपके गले में दर्द, खराश है तो आप गागल्स या स्टीम वगैरह कोल्ड के लिए ले सकते हैं, पर पैनिक क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा। आई होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। आपको कभी भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी पूछनी हो, किसी को कोई मदद चाहिए हो, कोई आपको किसी के बारे में ट्रीटमेंट की इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कभी कभी मैं फ़ोन उठाने में बिज़ी रहती हूँ तो फ़ोन नहीं उठा पाती, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप ये कभी भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर ज़रूर शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आप उस नंबर पे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो तो भी पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी को भी अभी परेशानी है तो आप अभी ग्रुप में क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगी। मैं चेक कर लेती हूँ। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई टेंशन है, कोई सवाल है मन में, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये कनिका कुणाल कालरा जी का सवाल है कि हमें प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए कोविड पेशेंट फैमिली मेंबर्स को हु आर नेगेटिव, उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपके फैमिली में कोई कोविड पॉजिटिव है, किसी को कोविड हुआ है और आप नेगेटिव हैं, तो आप क्या करें, आप जितने भी नेगेटिव लोग हैं सब अपने कमरे में अलग अलग हो जाए। आजकल सबके घरों में 3 से 4 कमरे तो हैं ही, नहीं है तो भी आप कर सकते हैं मैनेज। तो आप अलग अलग हो जाइए। नेगेटिव रिपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर से वायरस खत्म हो गया है। फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आ रही है और ऐसा भी रह सकता है कि अभी आपके अंदर वायरस फिनिश होने के कगार पे है या अभी आपको सिम्टम्स आने चालू हुए नहीं है। कई बार क्या होता है, अलग अलग फैमिली मेंबर्स को सिम्टम्स बाद में आना चालू होते हैं, 3rd 4th डे के बाद। पहले एक फैमिली मेंबर को आता है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे फैमिली मेंबर को आता है। और ये भी है कि हर किसी की इन्फेक्शन किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, तो आप एक दूसरे को ट्रांसमिट ना करें वो इन्फेक्शन। ज्यादा वाले को कम वाले को ट्रांसमिट ना करे या कम वाला ज्यादा वाले से कैच ना करे। तो आप अलग अलग घर में रहिए, घर में नहीं सॉरी, अलग अलग कमरे में रहिए। प्रिवेंट करें एक दूसरे से कांटेक्ट मिलाना। किसी को खाना सर्व करना हो आप बाहर खाना रख दीजिए। ये नहीं कि जो आप कोविड पॉजिटिव है आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, उनकी भी सेवा करिए, पर आप ट्राई करिए कि आप दूर रहे, डिस्टेंस मेंटेन करें और उनको दूर से खाना प्रोवाइड करें, बाहर रख दे रूम के बाहर। उनको स्टीम और गार्गल्स के लिए, स्टीम के लिए मशीन आती है, वो अपने आप रूम पे स्टीम लेते रहे। गार्गल्स के लिए थर्मस में पानी रख लें और अपने आप गार्गल्स करते रहें या गर्म पानी पीते रहें। और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव भी है फैमिली मेंबर्स की, फिर भी आपको मल्टीविटामिन खाने, इम्यूनिटी अच्छी रखनी है और अपने सिम्टम्स पे वॉच करना है। और किसी का सवाल है, मैं पढ़ लेती हूँ और किसी ने कुछ लिखा हो तो।
थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। ये अनु आंटी का सवाल है, बेटे को अभी फीवर है बस और कुछ नहीं तो क्या दूं? आपके बेटे को अगर फीवर है तो वॉच करिए, फीवर की टेम्परेचर चेक करते रहिए 2-2 घंटे में कि कितना फीवर है, 101, 102, 100 कितना फीवर है। फीवर आजकल तो जनरली यही पाया कि किसी को फीवर है तो कोविड ही है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है उसको कोई माइल्ड इन्फेक्शन हो। तो फीवर का ध्यान रखिए। फीवर के लिए आप पैरासीटामोल उसको दे सकते हैं। बेटे की एज कितनी है उस पर निर्भर है। अगर वो 18 साल के ऊपर है तो आप उसको 3 बार तो भी पैरासीटामोल की 500 mg की गोली दे सकते हैं। और अपने बाकी सिम्टम्स पे भी उसकी वॉच करिए। अगर उसका ऑक्सीजन, ये पल्स ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन चेक करते रहिए, ऑक्सीजन ठीक है तो कोई घबराने की बात नहीं है। पर हाँ, ये ध्यान रखिए सब आप लोग कि बच्चों को आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले वाले टाइम पे पिछले साल में बच्चों को कम था, पर इस टाइम बच्चों को ज्यादा हो रहा है। ये किसी ने पूछा है कि हमें कितने इंटरवल में पानी पीना चाहिए। हमें दिन में कम से कम, जनरली हमें 8 ग्लास पीना चाहिए, पर इस टाइम पे हमें थोड़ी सी इंटेक ज्यादा करनी चाहिए। 8 ग्लास का मतलब है कि ये 1 ग्लास आपका 1 ग्लास माना जाएगा, तो ऐसे 8 ग्लास पानी आपको पीने हैं। ये कोमल सेठ सिंगर जी का सवाल है कि हमें कफ को कैसे हैंडल करना चाहिए। देखिए, अगर आपको कफ है तो इसका मतलब आप, मुझे ये नहीं पता कि आप कोविड पॉजिटिव के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। अगर आपका सवाल कोविड पॉजिटिव के रिगार्डिंग है और आपको कफ है तो सबसे पहले तो आप देखिए कि अगर थोड़ा सा कफ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कफ ज्यादा है तो गार्गल कीजिए। इतने से पानी में इससे भी थोड़ा कम लीजिए और इसमें बीटाडिन गार्गल्स मिलाइए और दिन में 2 से 3 बार करिए। उससे आपका कफ ठीक हो जाना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो आपको सिरप लेने की जरूरत है। और किसी का कुछ सवाल है? छोटे बच्चों के लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए? छोटे बच्चों के लिए स्टेप्स लेने की क्या जरूरत है, स्पेशली उनके पेरेंट्स। देखिए, बच्चों को इन्फेक्शन किससे कैच करेगा? सबसे ज्यादा मदर से। तो मदर को सबसे ज्यादा अलर्ट रहना है, उसको अपने हाथ धोते रहने हैं, उसको अपना खासकर ख्याल रखना है। अगर वो ठीक रहेंगी तो बच्चा इन्फेक्शन कैच नहीं करेगा। तो बच्चा क्योंकि माँ बाप के साथ ज्यादातर इंटरेक्ट रहता है और ज्यादातर उनके साथ होता है, तो बच्चे का खासकर ख्याल तभी रह पाएगा कि माँ बाप को इन्फेक्शन ना हो। तो अपने हाथ धोते रहिए। बच्चों को अपना मास्क अलग पहनाइए, उनके हाथ धुलवाते रहिए, उनको ज्यादा किसी से भी मिलवाइए मत। ओनली जो फैमिली मेंबर्स जिनके साथ रहते हैं उनसे बच्चा खेलता रहे, पर ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेंबर्स के साथ ही रहे, कहीं बाहर के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करे। क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। आपको अपनी अपनी फैमिलीज में ही इन्वॉल्व रहना है और डिस्टेंसिंग रखनी है। तो बच्चों के लिए, और अगर बच्चों को क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा कैच कर रहा है, अगर आपको लगता है कि आप पॉजिटिव हैं या बच्चे को फीवर आ रहा है, तो उसके लिए पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करिए और दवाई अकॉर्डिंगली स्टार्ट करिए। अब तो बच्चों के लिए भी दवाई स्टार्ट हो चुकी है। ये विभा कुमार जी का सवाल है कि हाउ मच क्वारंटाइन पीरियड रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव पेशेंट। देखिए, पॉजिटिव पेशेंट को 15 दिन कम से कम लगते हैं ठीक होने में, उसके सिम्टम्स जाने में। पर ये पाया गया है कि टोटल 1 महीने तक पॉजिटिव पेशेंट स्प्रेड कर सकता है वायरस। तो 1 महीना उसको आइसोलेटेड ही रहना पड़ेगा बाकी लोगों से। 15 दिन तक पहले का था कि 15 दिन के बाद अगर आपकी नेगेटिव रिपोर्ट है तो आप अपनी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, आप रह सकते हैं या आप मिलजुल सकते हैं। पर मेरे हिसाब से आप 1 महीना टोटल आइसोलेटेड रहिए। अगर आपका हाँ काम है ऐसा तो आप नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, पर लोगों से कम इंटरेक्ट करिए। तो टोटल 1 मंथ लगता है। कोमल सेठ जी का सवाल है, कैन 2 पॉजिटिव पेशेंट शेयर अ रूम? 2 पॉजिटिव पेशेंट, ये कल ही मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझसे सवाल पूछा। वो प्रेग्नेंट थी, पॉजिटिव थी और उसका हस्बैंड भी पॉजिटिव है। तो हस्बैंड को ज्यादा फीवर है, उसको कम फीवर है। तो उसका मेरे से यही सवाल था, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ, क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ रह सकती हूँ? तो इसका मेरे हिसाब से जवाब होगा ना। देखिए, अगर तो आपके घर में दिक्कत वाली बात है कि आपके घर में कमरे नहीं है तो आप रह सकते हैं, नीचे फ्लोर पे सो जाइए, एक जगह बेड पे। नहीं तो आप अगर एक कमरे में रह रहे तो दोनों जना 24/7 मास्क लगा के बैठिए।
क्योंकि किसी को वायरल इन्फेक्शन, वायरल लोड जिसको कहते हैं, वो ज्यादा हो सकता है, किसी को कम हो सकता है। तो ज्यादा वाला कम वाले को स्प्रेड कर सकता है। स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को तो खासकर ध्यान रखना चाहिए। तो वो प्रेग्नेंट वुमेन को तो खासकर ज्यादा इन्फेक्टिव के साथ नहीं रहना चाहिए। तो वो ज्यादा वाला कम को स्प्रेड ना करे, कम वाले को जितने कम सिम्टम्स है वो ठीक रहेगा ना। ज्यादा वाले को तो हो ही चुका है, तो वो ज्यादा कम को क्यों दे। तो हमेशा मास्क लगा के फिर साथ में बैठिए और ट्राई कि आप दूसरे कमरे में ही लेटिए। यतिन खन्ना का सवाल है, दीज डेज वन न्यूज इज स्प्रेडिंग स्मेल कैम्फोर इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। सी ये जो भी नुस्खे हैं ना, ये सारे इनको आप नुस्खे ही कहेंगे, ये सब आयुर्वेदिक और ये सब नुस्खे हैं। तो कैम्फर वगैरह सूंघने से कोई आपको ये नहीं हो जाएगा कि आप ट्रीट हो जाएंगे। आपको मेनली तो मेडिकेशंस ही लेनी पड़ेंगी, मतलब स्टीम लेनी पड़ेगी, गार्गल्स लेनी पड़ेगी, और अगर उससे ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप उससे के बाद मेडिसिन ही लेनी। कैम्फर एक नुस्खा है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं, उससे कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला, पर वो आपको कोविड से नहीं प्रोटेक्ट करेगा। इस ज्योति शर्मा जी का सवाल है, इज मास्क कंपलसरी एट होम। सी अगर आपके घर में छोटे बच्चे रहते हैं, एल्डरली लोग रहते हैं, 60 साल के ऊपर लोग रहते हैं, या हाई रिस्क लोग रहते हैं जैसे डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम वाले, तो आप प्लीज मास्क लगाइए। अगर आप मास्क नहीं लगाना चाहते तो एटलीस्ट 6 फीट, जो मैंने बताया 6 फीट की डिस्टेंस पे बैठिए। मैं समझ सकती हूँ कि मास्क लगाना घर पे भी बहुत मुश्किल बात है। मोंगा नीरज जी का सवाल है, कितने दिन आइसोलेट होम होना है रिपोर्ट आने के बाद? 15 डेज। जब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है उसके 15 डेज बाद आप कम से कम आइसोलेट हो जाइए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 महीना कम से कम लग जाता है, क्योंकि 1 महीने तक कुछ साइंटिस्ट ने पाया है कि ये बॉडी में वायरस रहता है। पर क्योंकि हम लोग जॉब्स में हैं, हम लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है, और हमारे काम करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो 15 डेज इज ऑल्सो इनफ। मतलब जैसी आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आए आप कर सकते हैं। 18 ईयर्स का है तो आप दे सकते हैं पैरासीटामोल। विभा कुमार जी का सवाल है, व्हाट इज द क्वारंटाइन पीरियड फॉर कोविड पेशेंट? 1 मंथ, जैसा कि मैंने आपको बताया। धर्मेंद्र सिंह जी का सवाल है, आंटी वन वीडियो इज सर्कुलेटिंग इन द ग्रुप दैट नेबुलाइजेशन कैन बी यूज्ड फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर सब्स्टिट्यूट, इज इट ट्रू? नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर का काम ऑक्सीजन देना है, नेबुलाइजेशन का काम है आपके अंदर के ट्रैक्ट को क्लियर करना, जो कि हम छोटे बच्चों को भी देते हैं, बूढ़े लोगों को भी देते हैं, जिनको अस्थमा होता है उनको भी देते हैं, या जिनको लंग्स इन्फेक्शन होता है उनको भी देते हैं। क्योंकि लोग ऑक्सीजन और नेबुलाइजेशन से कंफ्यूजन कर रहे हैं, तो वो नेबुलाइजेशन के मशीन घर पे ला के रख रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। जहाँ जो ऑक्सीजन का काम है वो नेबुलाइजेशन नहीं कर सकता। सिरप कौन सा ले? ये गुरमीत कौर जी का सवाल है। देखिए, सिरप कौन सा लेना है ये आपके सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि आपका कफ किस तरीके का है। कफ बहुत तरीके के होते हैं सबके, तो वो पूछकर, वो समझकर ही उस तरीके का सिरप लेना होता है। मोनिका अरोड़ा जी का सवाल है, आई केम इन कॉन्टैक्ट विद कोविड पॉजिटिव पर्सन, शी स्टेड एट माई प्लेस ऑन लास्ट सैटरडे फॉर 1 night and on Monday she started feeling low and was confirmed positive. She was in a separate room but same house. It's been 7 days. I have no fever and no symptoms. How long does it take for symptoms to show if in that case? देखिए, जो कि अभी पाया गया है कि आपके कॉन्टैक्टेड पेशेंट के बाद विद इन 7 days में सिम्टम्स आ जाने चाहिए। अगर आपके सिम्टम्स नहीं आए हैं तो वेरी गुड, आपको नहीं होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है। कम से कम 10 दिन वेट करिए, टोटल सिम्टम्स वॉच करिए। कोई भी ऐसा भी हो सकता है आप असिम्टोमेटिक पॉजिटिव हो, तो अगर आप किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो 15 दिन आइसोलेट हो जाइए अपने फैमिली मेंबर से। पर जिनकी जॉब्स, जैसे कि कोई डॉक्टर है या हेल्थ केयर वर्कर है, वो तो रोज ही कांटेक्ट में आते हैं, तो वो नहीं रह सकते, चाहते हुए भी नहीं रह सकते। और किसी का सवाल? थैंक यू सो मच, जय गुरु जी। किसी और का सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।
मुझे आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब देके, आप लोगों से सब शेयर करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स बहुत ही हेल्पलेस हो चुके हैं। हम लोग चाहते हुए भी लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे, पर मैं लोगों की हेल्प इस तरीके से कर रही हूँ कि कोई भी मुझसे कोविड पेशेंट या अपने रिलेटिव या किसी का ट्रीटमेंट पूछ रहा है, क्योंकि सब डॉक्टर्स भी बिजी है आजकल, कोविड स्पेशलिस्ट, तो सब ट्रीटमेंट सब मिक्स डॉक्टर से ही ले रहे हैं, तो मैं उनको ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रही हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं कर रही हूँ। बट हाँ, बेड्स, आईसीयू और ऑक्सीजन दिलवाना ये भी हमारे बस में नहीं रहा है। ज्योति शर्मा जी का सवाल है कि मेरे नेबर फैमिली मेंबर्स आर सब पॉजिटिव हैं, विच टाइप ऑफ प्रिकॉशन आई शुड टेक? आई केम इन कॉन्टैक्ट विद अ कोविड पॉजिटिव पर्सन। अच्छा, अगर आपके नेबर्स पॉजिटिव हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, आपको अपने नेबर्स के कांटेक्ट में नहीं आना है, आपको डिस्टेंस मेंटेन रखनी है, आपको पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं कि वो भी आपसे इंटरेक्ट ना करें, आप भी ना करें। जब तक आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे तो यू आर सेफ। अगर आप कांटेक्ट में आए हैं तो जैसा कि मैंने बताया है, आपको कम से कम 15 डेज आइसोलेट होना चाहिए और 10 दिन अपने सिम्टम देखने चाहिए। ईशा सेठी कपूर जी का सवाल है, हाय डॉक्टर, अ रिलेटिव ऑफ माइन हैज फीवर फॉर 6 days, दे आर टेकिंग मेडिसिन। 6 दिन से उनको फीवर है, उनको मेडिसिन लेनी ज़रूरी है। मेडिसिन वो किस टाइप की ले रहे हैं ये मेरे पास जानकारी नहीं है, पर जो भी मेडिसिन ले रहे हैं आई होप वो कोविड स्पेशलिस्ट या किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही ले रहे हैं, क्योंकि आजकल मैंने देखा है सभी डॉक्टर बने हुए हैं, सब अपनी मर्जी से कोई भी दवाई खा रहे हैं, कोई भी इंजेक्शन ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स बिना पूछे खा रहे हैं। ये बहुत डेंजरस है। आपको ये नहीं पता कि कोई भी मेडिसिन हो, इवन मल्टीविटामिन से लेकर कोई भी किसी भी टाइप की एंटीबायोटिक भी क्यों ना हो, एक पैरासिटामोल भी क्यों ना हो, कितना देना है, क्या डोज देनी है, किसके क्या साइड इफेक्ट्स है किडनी लिवर वगैरह पे, किसको क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं, हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट या डायबिटीज पेशेंट को, ये नॉर्मल लोगों को जानकारी नहीं है। वो अननेसेसरली टैबलेट्स बिना डॉक्टर्स को बताए ले ही जा रहे हैं। डॉक्टर्स पे पॉइंट आउट करना बहुत इजी है, बट आप अगर अननेसेसरली विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन दवाई लेते जाएंगे, खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अपनी बीमारी को और कॉम्प्लिकेट कर देंगे, क्योंकि काफी लोग स्टेरॉइड्स भी बिना समझे ले ही जा रहे हैं और कॉम्प्लिकेट होकर हॉस्पिटल आ रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि डॉक्टर्स उनको बचाए, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर फीवर टू ब्रेक एंड रिकवरी? फीवर जो कि देखा गया है कि नॉर्मल पेशेंट्स को 7 दिन के अंदर अंदर फीवर सेटल हो जाता है, अगर पेशेंट स्टेबल कंडीशन में, अगर उसका ऑक्सीजन ठीक है और स्टेबल कंडीशन में और लंग्स वगैरह में इन्फेक्शन नहीं फैला है। अगर फीवर बिल्कुल उतर नहीं रहा है, ऑक्सीजन फॉल हो रही है, तो ऑब्वियसली इट्स अ सीरियस मैटर, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, सिटी स्कैन करवाना पड़ेगा, सारे ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। आप घर बैठे भी ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, आपको जरूरी नहीं हॉस्पिटल जाएं। ब्लड टेस्ट, बेसिक ब्लड टेस्ट आप डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं कि क्या बेसिक टेस्ट आपको कराने चाहिए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी बॉडी में कितना इन्फेक्शन है। कनिका जी का सवाल है, इज रैपिड टेस्ट रिलायबल? रैपिड टेस्ट हम लोग इमरजेंसी बेसिस पे करवा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट जल्दी जरूर आती है, बट हाँ, अगर ये नेगेटिव आती है तो हम इस पे रिलाई नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये फॉल्स नेगेटिव भी हो सकती है, पर अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई चीज है जो कि वो पॉजिटिव आ रही है, तो हमें इस पे रिलाई करना ही पड़ेगा कि ये पॉजिटिव आ रही है तो मोस्टली वायरस का इन्फेक्शन है। पर अगर ये नेगेटिव आ रही है, तो रिलाई हम टोटली नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए। ईशा सेठी जी बोल रहे कोविड मेडिकेशन आफ्टर आस्किंग डॉक्टर। अच्छा, तो कोविड मेडिकेशन अगर वो ले रहे हैं डॉक्टर से पूछ के तो फिर ठीक है, वो घर पे ही मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि दवाई उनको एक्ट कर रही है कि नहीं। ऑक्सीजन फॉल हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है, तो फिर उनको हॉस्पिटल जाना जरूरी है। अजय शर्मा जी का सवाल है, आर डायबिटिक पेशेंट्स एट हाईएस्ट रिस्क? यस, डायबिटिक पेशेंट्स का ये पाया गया है कि वो रिस्क पे इसलिए है, अगर तो देखिए, अगर आप डायबिटिक है तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है और आपको उसके साथ साथ बीपी या हार्ट की दिक्कत है तो आपको वरी करने की जरूरत है,
क्योंकि डायबिटीज एक बॉडी की इम्यूनिटी कम कर देती है। तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल रहती है तो आपको इन्फेक्शन जल्दी कैच नहीं करते। बट अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है और आप इन्फेक्शन जल्दी कैच करते हो। अगर आप इन्फेक्शन जल्दी कैच करते हो तो कोविड का रिस्क भी बढ़ता है और कॉम्प्लिकेशंस भी पाई गई है कि डायबिटिक हार्ट और कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर हो, जो ये बेसिक 3 है, डायबिटीज, हार्ट एंड बीपी, इनमें पाया गया है कि कोविड के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पर अगर आप घर पे हैं, आपको कोई ऑक्सीजन फीवर उतर गया है और आपको ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लिकेट करेंगे। शुगर कंट्रोल होनी चाहिए बस। तो मैंने देखा है, खुद भी अपने घर पे भी देखा है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, अगर वो ख्याल रखते हैं, शुगर कंट्रोल रखते हैं, तो उनको कोविड से रिकवरी रेट भी अच्छा है। ईशा सेठी जी का सवाल है, टेम्परेचर इज फ्लक्चुएटिंग। टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा। आज सुबह ही मुझे किसी का कॉल आया था कि उनका 1-1 घंटे में टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है और 6-6 घंटे में वो पैरासीटामोल खा रहे हैं। तो मैंने उनको यही राय दी थी कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, आप इससे डरिए मत। 6 घंटे में आप वापस 2-2 घंटे में आप टेम्परेचर जरूर चेक कर सकते हैं। देखिए, आपने गोली खाई और आप तुरंत टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुरंत टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इट टेक्स टाइम। तो आप मेडिसिन की डोज अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर कि आपको कितने दिन के लिए प्रिस्क्राइब की है, कितनी बार दिन में प्रिस्क्राइब करी है पैरासीटामोल, उस हिसाब से आप लेकर, टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत है। हाँ, बट अगर 5-6 दिन हो गए, फीवर उतर नहीं रहा, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कैन डायबिटिक पेशेंट्स टेक कोविड वैकेशन? आई थिंक आप वैक्सीनेशन बोल रहे हैं। हाँ जी, वैक्सीनेशन। तो डायबिटिक पेशेंट वैक्सीनेशन ले सकते हैं। पहले उनकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, उसके बाद वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं। क्योंकि जब भी आप वैक्सीनेशन लेने जाएंगे तो वो आपसे आपके फिटनेस का भी पर्चा, वैसे तो काफ़ी टाइट जगह नहीं भी मांगा जा रहा है, फिर काफ़ी हॉस्पिटल्स में आपको फिटनेस मांगे जाएगी। तो आप खुद भी, अगर आपकी शुगर बिल्कुल 250, 300, 400 रह रही है, तो पहले अपनी शुगर कंट्रोल करिए घर पे, उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए जाइए। और किसी का सवाल है, किसी बारे में कुछ रिलेटेड पूछना हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का सवालों की आंसर्स देने का। मतलब मैं देख रही हूँ कि कितने लोग सब परेशान हैं ये कोविड के चक्कर में, क्योंकि सब लोग कॉल भी करते रहते हैं, मैसेजेस भी करते रहते हैं। बट सीरियसली ये सिचुएशन इज नॉट गुड और डॉक्टर्स भी बहुत वरीड है, हम सब वरीड हैं और कभी कभी हेल्पलेस फील करते हैं। पर ठीक है, ये सिचुएशन भी हम लोग कर लेंगे। बस आप ये ध्यान रखिए कि बहुत इमरजेंसी हो तो घर से जाइए। जो कि हमारे यहाँ टोटल लॉकडाउन नहीं लगाया है कई जगहों पे, जो भी हम मेरे को देख रहे हैं, पर जिन भी जगहों में लॉकडाउन नहीं भी लगाया है वो भी ध्यान रखिए कि घर से ज़्यादा आप ना निकले। आजकल हर चीज़ की फैसिलिटी है, डिलीवरीज की फैसिलिटीज़ है, आपके पास ऑप्शन है। आप ये सोचिए कि जो डॉक्टर्स वहाँ पे हॉस्पिटल में दिन रात हम लोग कोविड पेशेंट्स को देख रहे हैं, फिर अपनी फैमिली को भी रिस्क पे डाल रहे हैं, घर भी आ रहे हैं, अपने आप को भी हर रोज रिस्क पे डाल रहे हैं। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम घर पे रह सके। आपके पास ये ऑप्शन है, आप इसका फायदा उठाइए। तो आई होप आप सबको मेरा ये इंटरेक्शन अच्छा लगा हो और मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट्स मैंने जो भी है वो क्लियर किए। फिर भी आपको लगे तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप शेयर कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स का ज़रूर ख्याल रखूँगी। कुछ आपको लगे कि आपको कोई भी चीज़, कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल हो या कोई गायनेक हो प्रॉब्लम हो या कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जिसको दिक्कत आ रही है कोविड की वजह से, वो भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में बोल रहे हैं अभी कि अब आप ले सकते हैं, बट इसका कुछ स्टडीज पाई नहीं गई हैं। और बिफोर प्रेगनेंसी अगर वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो 3 महीने कम से कम प्रेगनेंसी ना रखिए तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। थैंक यू। यस, मैं अपना टेक केयर रखूंगी। आई गो आउट फॉर माई होम ओनली वंस और ट्वाइस अ वीक ऑन अ प्रिकॉशनरी बेसिस। जितना भी आप अवॉइड कर सके आप करिए।
6 बजने में सिर्फ 4-5 मिनट रह गए, 7 बजने में 3-4 मिनट और वेट कर लेते हैं अगर किसी का सवाल हो, नहीं तो फिर 7 बजे हम लोग क्लोज कर देंगे। मेरा नंबर ऑलरेडी शेयर कर दिया है मेरी मदर ने, आप नंबर देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पे। कोशिश करेगा मुझे व्हाट्सएप या मैसेज डाल दीजिए, फ़ोन वगैरह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कुछ किसी को कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। आई होप आप सबका अपने फैमिली का अपना ख्याल रखिए, बाहर कम निकलिए। मेरे हिसाब से आपको अभी बिल्कुल टोटल 1 महीना बाहर निकलना बंद कर देना चाहिए, अनटिल अनलेस इमरजेंसी हो या आपका कोई ज़रूरी काम हो। अगर आप घर से काम कर सकते हैं तो घर से काम करिए और बिल्कुल बाहर निकलना बंद कर दीजिए। अगर हमने ये जंग अभी लड़ ली तो हम आगे बेटर फ्यूचर क्रिएट कर पाएंगे। अगर हम इस चीज़ को लड़ नहीं पाए तो हमारी बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। गले के लिए कौन सा सिरप ले? फॉर बोथ। फॉर बोथ का मतलब मुझे समझ नहीं आया। गले के लिए कौन सा सिरप ले, आपकी खांसी पे डिपेंड करता है, मैंने जैसा कि बताया आपको। ऐसे बिना आपकी खांसी के बारे में या आपकी सिचुएशन के बारे में समझे कोई भी सिरप देना इज नॉट गुड। बस 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, किसी का कुछ सवाल हो तो। फॉर ड्राई कफ कोई भी सिरप ले सकते हैं आप, हनी टच ले सकते हैं, कोई भी सिरप ले सकते हैं। हनी टच सिरप ड्राई कफ के लिए भी ठीक होता है। आंटी, 1 वीडियो इज स्प्रेडिंग दैट नेबुलाइजेशन, ये मैंने सवाल आपको ऑलरेडी दे दिया है, नेबुलाइजेशन और ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। नॉर्मल स्टीम इज इनफ, यस नॉर्मल स्टीम इज इनफ, उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। वेक्स और ये सब आप जो डालते हैं वो आप डाल सकते हैं, बट नॉर्मल स्टीम इज़ इनफ। दिन में 3 बार ले सकते हैं। स्टीम एक अलग से वो वेपराइजेशन टाइप का आता है स्टीम घर पे, जो पार्लर्स में भी यूज़ होता है। लोग फेस के लिए जो स्टीम यूज़ कर सकते हैं वही आप गले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सुनील बंसल जी कह रहे हैं कैन आई कॉल यू। सुनील बंसल जी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ, अगर आपकी दिक्कत ज़्यादा होगी तो हम ज़रूर फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अभी तो ये वीडियो चल रही है, उसके बाद आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, फिर अकॉर्डिंगली मैं आपसे बात कर लूँगी जब भी उचित समय रहेगा। एक मिनट रह गया है, फिर सब अपने अपने होम आइसोलेशन और सब अपना अपना ध्यान रखिए। फैमिली मेंबर्स का भी स्पेशली ध्यान रखिए, स्पेशली जो एजेड लोग हैं आपके घर में, वो अपना ज़्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, तो अभी यही इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।